किसी गांव में एक बहुत ही टैलेंटेड और प्रतिभावान छात्र था। वो छात्र मैट्रिक में काफ़ी अच्छे अंकों के साथ पास भी हुआ था और वो चाहता था कि अपने पड़ोस के किसी अच्छे इंटरमीडिएट कॉलेज से वो इंटरमीडिएट में पढ़ाई करे, लेकिन उसके पास ना तो उतने एक्स्ट्रा पैसे थे और ना ही उतनी पहुंच कि वो उस नामी कॉलेज में अपना एडमिशन करा सके। वही उसके क्लासमेट जो थे या उसके गांव के कुछ छात्र थे जो उनसे कम मार्क्स लाए थे, कम प्रतिभावान थे, लेकिन उनके पास पैसा और पहुंच था, इसलिए उनका एडमिशन बड़ी आसानी से उस कॉलेज में हो जाता है। और इस छात्र को ये कह के भगा दिया जाता है कि बाबू जाइए, आप यहाँ पे सीट नहीं है, किसी और विद्यालय में आप अपना एडमिशन करा लीजिए। अब वो जो कहानी है वो गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है, क्योंकि बिहार में इंटरमीडिएट के एडमिशन के लिए अब ऑनलाइन नामांकन की सरल व्यवस्था की गई है और बिहार बोर्ड ने 2024 से 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या क्या चीज़ है इस नोटिफिकेशन में, थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं। ये जो नामांकन जिस व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, इसका पूरा नाम है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स, जिसको शॉर्टकट में OAFSS कहा जाता है। यानी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है ऑनलाइन नामांकन के लिए। ये जो OAFSS है, इसमें इसके थ्रू जो नामांकन होगा उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, चलिए इस पे हम लोग आज चर्चा कर देंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। तो बिहार राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, इसमें इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए OAFSS के माध्यम से सत्र 2024 से 26 के लिए एडमिशन की व्यवस्था की गई है और कक्षा 11वीं में आपका नामांकन होना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कब से होना है? 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक होना है। ये कुछ मेन बातें हैं जो आपसे मैं साझा करना चाहता था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस नामांकन के लिए ये जो आप PDF देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो बिहार बोर्ड ने एक कॉमन प्रोस्पेक्टस जारी किया है, चाहे आप IA करना चाहते हैं, IAC करना चाहते हैं या ICOM करना चाहते हैं, सबके लिए एक कॉमन प्रोस्पेक्टस है। इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें बताई गई है उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था है, ये नामांकन आपका ऑनलाइन होगा। दूसरा बात, इस नामांकन में आप कम से कम 10 कॉलेज और अधिक से अधिक 20 कॉलेज या 20 विद्यालयों का आप क्या दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे आपको एडमिशन कराना है तो बिहार बोर्ड पूछेगी कि कौन कौन से कॉलेज है जहां आप एडमिशन पाना चाहते हैं, तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितना देंगे, 20। अगर आपका मार्क्स, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर आपका मार्क्स अगर 75% से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, तो आप कम भी देंगे तो आपके एडमिशन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मार्क्स 75% से कम है, 65 है, 60 है, या आपने सेकेंड किया है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दीजिए कॉलेज का, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी एडमिशन में, पहले बोल देता हूँ। अब आते हैं दूसरी बात, इस ऑनलाइन नामांकन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए संस्थानों में नामांकन के लिए सीट की संख्या बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे जारी कर दी जाएगी कुछ दिन के बाद किस कॉलेज में किस विषय के कितने सीट है, इसके लिए एक और बहुत जल्द आपके लिए क्या आ जाएगा, PDF आ जाएगा। और वो या वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ आपके विषय का सीट है भी कि नहीं है। आप चाहते हैं ISC करें और उस कॉलेज में ISC का सीट ही नहीं है, आप चाहते हैं कॉमर्स से ICOM करें और वहाँ सीट ही नहीं हो, तो पहले चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अपना एक लिस्ट बनाना है
और प्राथमिकता मैं आपको सलाह दूंगा, आप उस कॉलेज को प्राथमिकता दीजिएगा जिसके आसपास आप रहते हो या रह के पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपसे क्लास करवाया जाएगा। अब बिहार में पहली वाली बात नहीं है कि यहाँ एडमिशन कराए और कोटा और पटना भाग गए। अब आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पे अपना इंटरमीडिएट में एडमिशन कराएंगे और वहीं से पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात, ऑनलाइन नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि आपको 20 अप्रैल तक चलेगा। ये जो नामांकन होगा OFSS के माध्यम से होगा, एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन। आपको कुछ करना नहीं है, इस वेबसाइट पे जाना है www.OFSSbihar.org, यहाँ से होगा। इसमें विद्यार्थियों को कुल 350 रुपये लगेंगे, जिसमें 150 रुपये जो होंगे वो आवेदन शुल्क और 200 रुपये जो होगा वो होगा आपका शिक्षण संस्थान शुल्क, यानी जिस विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो 200 उस विद्यालय के लिए होगा और 150 जो होगा वो आपका फॉर्म का चार्ज होगा। इतना मिनिमल चार्ज लग रहा है इसमें। उसके बाद आपको कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको हमेशा सही रखना चाहिए। एक मोबाइल नंबर आपको ऐसा देना चाहिए जो स्थायी हो, जो बदलता नहीं हो। ऐसा मोबाइल नंबर जो आपके गार्जियन बहुत साल से रख रहे हो या आप रख रहे हो, उसको बदलना नहीं है, ठीक है। और एक ईमेल आईडी होना चाहिए, तो अपना एक ईमेल बनवा लीजिए और अपने पिताजी का एक मोबाइल नंबर या अपना एक मोबाइल नंबर जो स्थायी हो, जो टेम्प्रोरी नहीं हो, उसको रख लीजिए। दूसरा बात, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों के द्वारा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, एक पासवर्ड जाएगा, जो एक ही बार यूज हो सकता है। इसलिए मोबाइल आपका आपके पास होना चाहिए। जब आप आवेदन कराने साइबर कैफ़े में जाए तो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा। फिर फ़ोन करके पूछिएगा या मान गए वो जो मोबाइल नंबर आपने दिया वो बंद है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के उपरांत विद्यार्थियों द्वारा दिए गए विकल्प एवं उनके मेरिट के आधार पर आप जो विकल्प देंगे कॉलेजेस का, और आपका जो मेरिट है, मैट्रिक में आपने जो मार्क्स लाया उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और ये संस्थानवार, कॉलेज वाइज और कोटि वाइज। कोटि मतलब जैसे आप कोई EUR से होंगे, कोई अति पिछड़ा होगा, कोई पिछड़ा वर्ग से आता होगा, तो कॉलेज वाइज आपका आरक्षण कोटि वाइज एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर आपको नामांकन कराना पड़ेगा। इसकी जानकारी आपके उस मोबाइल और ईमेल पर भी भेज दी जाएगी। दूसरी कंबाइंड मेरिट लिस्ट भी जारी होगी। अगर आपका पहला लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा। अगर उसमें भी नहीं है तब अंत में एक और जो है आपको लिस्ट आएगा, तीसरा और अंतिम लिस्ट आएगा। तीसरा और अंतिम लिस्ट जारी किया जाएगा। और यदि इसके बावजूद भी किसी संस्थान में सीट खाली रह जाता है तो ऐसे संस्थान, ऐसे विद्यालय या कॉलेज विद्यार्थियों का नामांकन डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उस विद्यार्थी का OFSS पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जैसे मान लेते हैं आप सेकेंड डिवीजन से मैट्रिक पास किए हैं और आप IA में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ IA में बहुत भीड़ होता है। जितना भी नामी कॉलेज है उसको तो पहले चॉइस में नहीं देना, पहले मैं बता दे रहा हूँ। जिनका भी मार्क्स कम है, अच्छा नहीं है, फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप उस कॉलेज को चूज कीजिए जो आपके इलाके में। अभी बहुत सारे उत्क्रमित विद्यालय जो है आपके इलाके में चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मिडिल स्कूल है जिनको अपग्रेड करके इंटर तक ले जाया गया है, उसको चूज कीजिए आप लोग, ठीक है। ज़्यादा नामी कॉलेज के चक्कर में जो है आपका एडमिशन प्रभावित हो सकता है, तो उसको चूज कीजिए। मान लेते हैं आपने कोई नामी 10 कॉलेज ही दिया, सब नामी कॉलेज दे दिया, पता चला उसमें आपका एडमिशन ही नहीं हुआ। जब आपका एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आपको अंतिम प्रक्रिया में भी आपका नाम नहीं रहेगा, तो उसके बाद आपको स्पॉट राउंड में जाना होगा। मतलब पहले आओ पहले पाओ। मान के 5 सीट खाली है किसी विद्यालय में, फटाक से आपको जाना होगा, दौड़ के वहाँ एडमिशन कराना होगा, ठीक है। और यदि लेट हो जाएंगे तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही आप दीजिए कि एक ही बार में आपका एडमिशन हो जाए। घर से दूर ज़्यादा नहीं लेना है, जहां आप रहते हैं
या आपने सोचा है कि हम यहाँ रह कर पढ़ाई करेंगे, उसी इलाके में एडमिशन लेना है क्योंकि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, बार बार बोल दे रहे हैं नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको। आगे आते हैं, अगर कोई छात्र किसी और बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो उनको अपने मैट्रिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं उसको पूरा डिटेल अपना भरना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हैं उनके पास अपना एक यूनिक आईडी होगा, ठीक है। और नहीं तो बस रोल नंबर, रोल कोड और अपना डेट ऑफ बर्थ और जिस वर्ष उन्होंने मैट्रिक पास किया है वो वर्ष आपको खाली डालना है। बिहार बोर्ड ऑटोमेटिक आपका जो है वो डेटा ले लेगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है एडमिशन को लेकर या कुछ प्रॉब्लम होती है तो हेल्प डेस्क बनाया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, और ये उसका मोबाइल नंबर है या इसका फ़ोन नंबर है जिस पे फ़ोन करके आप अपनी शिकायत या समस्या को बता सकते हैं। उस शिकायत या समस्या को सुलझाने के लिए खुद बिहार बोर्ड ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से यूनिट भी स्थापित किया हुआ है जिसमें आपकी हेल्प की जाएगी। एक और तरीका है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के कई तरीके हैं। एक तो आप खुद से भर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, दूसरा आप मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और OFSS नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। दूसरा तरीका आप साइबर कैफ़े के द्वारा भरा सकते हैं, और तीसरा एक और व्यवस्था है, जिला में DRCC होता है उसके माध्यम से भी आप अप्लाई करा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चुपचाप साइबर कैफ़े में चले जाइए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, साइबर कैफ़े वाला सब जानता है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये हमारे जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है आनंद किशोर जी के द्वारा जारी किया गया है। अब आते हैं कुछ कॉमन बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए OFSS के मामले के बारे में। पहली चीज़ कि ये जो OFSS है, ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट कक्षा में विद्यार्थियों के ऑनलाइन नामांकन की सरल व्यवस्था OFSS है क्या। तो आपने बता ही दिया कि OFSS एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से बिहार में स्टूडेंट का क्लास 11वीं में एडमिशन करवाया जाता है, जिसमें आप मिनिमम 10 कॉलेज का चॉइस दे सकते हैं या मैक्सिमम 20 कॉलेज का चॉइस दे सकते हैं। बहुत ही कम फी होता है OFSS का। और इस तरह से मेरिट लिस्ट जारी होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 बार मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा। चौथे बार में आप ये पता कीजिए कि किस विद्यालय में कितना सीट खाली है, फटाक से वहाँ जाके एडमिशन करा लीजिए अगर नहीं करवा पाए हैं। लेकिन इसके लिए आपका OFSS पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आप सोचे कि बस कुछ नहीं 3 राउंड ख़त्म होगा, चौथे राउंड में जाके एडमिशन करा लेंगे, तो आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, आप एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन या तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट कर सकते हैं या किसी अन्य राज्य के बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड के भी स्टूडेंट नामांकन कर सकते हैं। उसके लिए उनको 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है, मैट्रिक पास होना जरूरी है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी अपने पास होना चाहिए। पिछले वर्ष का एक बिहार बोर्ड आपको एक सलाह देता क्या है, वो कहता है बिहार बोर्ड कि अगर आप OFSS के माध्यम से एडमिशन कराने चले हैं तो आप क्या कीजिए, पिछले वर्ष यानी 2023 में OFSS के माध्यम से जो विभिन्न इंटरमीडिएट स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए जो मेरिट सूची जारी की गई थी, जो कट ऑफ दिया गया था कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मिनिमम कितना मार्क्स, आपका मेरिट कितना बनना चाहिए, वो OFSS के इस वेबसाइट पर है अभी भी, पिछला साल वाला। आप पिछला साल का कट ऑफ कॉलेज वाइज देख लीजिए। मान के जैसे आपका 75% मार्क्स है और आप एक बहुत ही नामी, बहुत ही फेमस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं और वहाँ मिनिमम एडमिशन हुआ है 80% पर, तब तो आप गए काम से, आपका वहाँ एडमिशन होने का चांस थोड़ा कम है। इसलिए थोड़ा कोशिश करना है कि आपका जहाँ मेरिट में आ रहा है या पिछले बार वाला से देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ एडमिशन कराना है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि पिछली बार 80 किया तो इस बार भी 80 जाएगा, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि इस बार भी मेरिट, पिछली बार हाई था तो इस बार भी मेरिट हाई रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ और आपको ध्यान में यहाँ रखना है। एक और चीज़ है कि अगर आप नामांकन प्रक्रिया के दौरान,
ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, सभी विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि नामांकन हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानी पूर्वक चुने, क्योंकि OFSS के माध्यम से फॉर्म भरते समय एक बार विकल्प चुनने के बाद वही सारे विकल्प अंतिम विकल्प माने जाएंगे। यानी एक बार आपने 10 या 15 कॉलेज का ऑप्शन दे दिया कि हमको इसमें एडमिशन लेना है, वो फिक्स हो गया, अब आप उसको बदल नहीं पाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदलना नहीं जा सकेगा। पहला और दूसरा जो मेरिट लिस्ट होगा उसके अनुसार विद्यार्थियों को अपने नामांकन करा लेने के पश्चात वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन में लॉगिन करने के बाद स्लाइड अप की विकल्प चुन सकते हैं। अगर उनके द्वारा चुने गए विकल्प में से उच्चतर विकल्प के संस्थान में उनका चयन द्वितीय तृतीय सूची में होता है तो पहला सूची में नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। देखिए कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने 3 कॉलेज का चॉइस दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। आपका बड़ा मन था कि हम इसमें एडमिशन कराएं और फर्स्ट मेरिट में जो है आपका उसमें नाम नहीं आ पाया, आपका उसमें एडमिशन नहीं हो पाया, तो आपने क्या किया, उसमें एडमिशन न करा कि थर्ड वाले पे एडमिशन, आपका इसमें नाम आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने फर्स्ट बार जो मेरिट लिस्ट आया उसमें ये तीसरे कॉलेज में एडमिशन करा लिया। फिर अब आपका मन हुआ कि अरे नहीं, यहाँ तो हम एडमिशन करा लिए लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ हमें तो वहीं जाना था 2 नंबर या 1 नंबर वाला कॉलेज में। तो आप क्या किए, आपको सेकेंड राउंड का जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का, तो सेकेंड राउंड का जब आने वाला होगा तो उस समय आप स्लाइड अप कर सकते हैं। ये आप साइबर कैफे वाला आपको अच्छे से समझा देगा। आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि क्या पता कि जैसे यहाँ पे मेरिट लिस्ट गया, मिनिमम कटअप गया, आपका है 75, वहाँ कटअप गया 76, हो सकता है इस बार आपका हो जाए। तो हो सकता है कि वहाँ कुछ स्टूडेंट जिनका नाम वहाँ दिया गया था वो एडमिशन कराए हुए नहीं कराए, तो यहाँ सीट हो जाएगा खाली। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका वहाँ नाम आएगा तो आप वहाँ एडमिशन करा सकते हैं। जैसे एडमिशन कराइएगा तो फर्स्ट वाले में जो आपने एडमिशन कराया है वो नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। विद्यार्थी ये जो है ये OFSS के तहत कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, तो मैंने बता ही दिया, आप खुद से कर सकते हैं। एक आप अपने घर से व्यक्तिगत अपने पर्सनल कंप्यूटर से कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह से नहीं कीजिएगा, फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। इंटरनेट में साइबर कैफे के माध्यम से कर सकते हैं, और एक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र होता है जिसको DRCC कहते हैं, उसके माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चुपचाप इंटरनेट साइबर कैफे में चले जाइए, उसको सब मालूम है, वो दिन रात यही काम कर रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है उसको दे दीजिए और एडमिशन करा लीजिए, फॉर्म भर देना है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, कुछ इंपॉर्टेंट बात, आवेदन फॉर्म भरते समय आपको कुछ निम्नलिखित बातों की जानकारी रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं मेन बात खाली आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसे आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि तैयार रखें। रोल कोड, रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ ये लिख के रखे कागज पे फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद विद्यार्थी ने 10वीं परीक्षा विद्यालय अगर बिहार विद्यालय समिति यानी बिहार बोर्ड से किया है या किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण किया है तो अपना कुल अंक टोटल कितना नंबर पे आपका एग्जाम हुआ और आपने कितना प्राप्त हुआ ये सब लिख के तैयार रखें। अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करवा कर तैयार रखें, यानी साइबर कैफे वाला को अपना एक फ़ोटो दे दे, वो आपका फ़ोटो स्कैन करके वो अपना कंप्यूटर में उसका एक कॉपी रखेगा। इतना चीज़ तैयार रखना है। मोबाइल नंबर और ईमेल अपने पास उसी समय रखें। तो इतने चीज़ों का आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, कागज़ पे, और तब आप फॉर्म भरना शुरू कीजिए। आवेदक किसी भी ब्राउज़र से, चाहे कोई भी ब्राउज़र हो, उस पर ये वाला वेबसाइट को आप टाइप कीजिए और जैसे ही वेबसाइट खुलेगा तो एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको आपको क्या करना है, भरते जाना है। और कैसे भरना है ऑनलाइन आवेदन, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, इस पर भी वीडियो बनाया जा सकता है, वो मैं आपको आगे बहुत डिटेल से बताऊंगा। इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि कैसा वेबसाइट कैसा दिखता है, कैसे कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। अच्छा, दूसरी बात, फ़ोटो अपलोड करना आवश्यक है। फ़ोटो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। अपना फ़ोटो ज़रूर अपलोड कीजिएगा। विद्यालय अथवा महाविद्यालय में एक विषय एक विकल्प माना जाएगा। जैसे आप एक विद्यालय में, ऐसा नहीं है कि किसी विद्यालय में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम है तो आप तीन स्ट्रीम चुन लिए, ऐसा नहीं होगा।
एक विद्यालय में या एक कॉलेज में आपको एक ही विषय और एक ही विकल्प मिलेगा, एक ही ऑप्शन, एक ही बार आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये तरीका बताया गया है कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कहाँ कहाँ कैसे प्रोसेस में आगे बढ़ना है, वो सब इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, वो जब आप देखेंगे वेबसाइट को तब समझ में आएगा, ठीक है। और आगे आते हैं। अब देखिए, सफलतापूर्वक भुगतान, यानी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी आएगा, उस कॉपी को निकाल कर सेव कर लेना, सुरक्षित अपने पास रख लेना, ताकि भविष्य में ये आपके काम आ सके। दूसरा बात, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि सफलतापूर्वक आवेदन भरने जाने के बाद, पेमेंट भी कर दिए, फॉर्म भी भर दिए, सबमिट कर दिए, करने के बाद ये जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, ये जो आपने ईमेल दिया है, और आपको जो यूजर आईडी मिला है और पासवर्ड मिला है, उस सब को एक जगह लिख कर, एक डायरी में या कॉपी में, एक पेज पर कहीं लिख कर आपको सुरक्षित रखना है। भविष्य में ये आपको बहुत काम आने वाला है, इतना काम आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पासवर्ड भुला लेते हैं, किसी लोग को तो याद नहीं कौन सा मोबाइल दिए थे, कौन सा ईमेल दिए थे, कभी कभी साइबर वाला अपना ईमेल दे देता है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना ईमेल ही दीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप DRCC के भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। आप इस PDF को मैं ग्रुप में यहाँ दे दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा। अब आते हैं, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आप अपना नामांकन कैसे कराएं। तो अगर आवेदक का नाम उसके द्वारा दिए गए कॉलेज में नामांकन के लिए आ जाता है, सूची में आ जाता है, जिस कॉलेज को आपने चॉइस किया उसमें आपको नामांकन के लिए आपका नाम आ गया है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती हैं। पहली बात, आवेदक को सूचना पत्र, इंटीमेशन लेटर में उल्लेख किए गए निर्धारित तिथि और समय पर जाकर आपको नामांकन कराना है। तो आपको जो मेरिट लिस्ट मिलेगा, आपको जो एक सूचना पत्र मिलेगा, उसमें एक तिथि निर्धारित की जाएगी और एक संस्थान यानी एक कॉलेज आपको बताया जाएगा कि इस तिथि को इस कॉलेज में जाके एडमिशन कराना है। हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में चाहते हो उस कॉलेज में आपका नाम ही नहीं आया, किसी और कॉलेज में नाम आ गया, जो ऑप्शन आपने दिया था उसी में से होगा, लेकिन आपने जो टॉप 3 कॉलेज दिया था उसमें आपका नाम नहीं है, किसी और कॉलेज का नाम दिया है। तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है, ठीक है। आपको जो तिथि दिया जाएगा, जो कॉलेज दिया जाएगा, जाके पहले वहाँ एडमिशन कराना है। तो आवेदक को संबंधित संस्थान में जांच के लिए मूल अभिलेख हो, आपका वहाँ जांच भी किया जाएगा। तो इसीलिए आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है मैट्रिक का ओरिजिनल, उन सब को ले जाना होगा, ओरिजिनल लेके जाना होगा। उन्हें निर्धारित नामांकन शुल्क जमा करना होगा। उस कॉलेज में भी फिर आपको शुल्क लगेगा, ऐसा नहीं कि यहीं लगेगा। और कितना शुल्क लगता है, लगभग अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको 12वीं के लिए बताता हूँ, 12वीं के लिए जनरल, OBC और SC के लिए 1110 रुपये लगता है, और आपको ये जो SC ST है उसके लिए 670 रुपये लगता है, ठीक है। तो इसी के आसपास आपका फी रहेगा, इससे कम या ज़्यादा हो सकता है, इसी के आसपास फी रहेगा। तो जनरल, OBC और ABC है तो 1000 या 1200 के आसपास फी रहेगा। और यदि आप SC ST से आते हैं तो आपका फी लगभग 650 से लेकर 700 के बीच या 800 तक भी जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना। और दूसरा बात, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, IE के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, कॉमर्स के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग फी होता है, जो संस्थान के काउंटर पर जमा किए जाएंगे। आवेदक को नामांकन के समय पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो एवं अन्य प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जैसे आपको फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आपका जो है जातीय आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, ये सब, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है मैट्रिक वगैरह का, वो सब लगेगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे नामांकन के संबंध में संस्थान से भी जानकारी प्राप्त कर ले। जैसे आपका नामांकन का लिस्ट आया और वो कॉलेज आपके रेंज में है, आपके इलाके में है, तो वहाँ जाइए और उनसे वहाँ जाके पता कर लीजिए सर कब तक क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फी लगेगा, आप वहाँ जाके कंफर्म कर लीजिए। अगर आवेदक उच्च प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन कराने का इच्छुक है, जैसे आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके कुछ कॉलेज का नाम दिए, एक में कॉलेज A दिए, B C D ऐसे दिए कॉलेज, आपका मन है कॉलेज A में मेरा एडमिशन हो, आप उसमें इच्छुक है,
तो द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची जारी होने का इंतजार कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कॉलेज ए में एडमिशन चाहते हैं, उसमें आपका नाम देवे नहीं किया, आपका नाम दे दिया सी और डी में, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट आने तक का इंतजार कर सकते हैं। परंतु उन्हें उस संस्थान में नामांकन लेना ही होगा जिस संस्थान में नामांकन के लिए उनको चुना गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो जिसमें आपको चुना जाएगा उसमें आपको एडमिशन लेना ही होगा। नामांकन के लिए जांच सूची, कौन कौन सा सूची लगेगा, मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल आपका लगेगा, नामांकन शुल्क लगेगा और पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 3 चीज़ें आपके लगेंगे वहाँ। निम्नलिखित मूल अभिलेख संस्थान द्वारा आवेदक को नहीं लौटाए जाएंगे। कौन कौन से कागज है जो आप लेके जाएंगे और आपको नहीं लौटाए जाएंगे? तो पहला, उस विद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने मैट्रिक किया है वहाँ से जो आप SLC लेंगे या CLC लेंगे, तो वो जो SLC या CLC होगा आपका, वो आपको नहीं लौटाया जाएगा। वो कॉलेज में जो विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र है वो जहाँ एडमिशन कराएंगे 11th में, वहाँ रख लिया जाएगा। उस संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने 10वां पास किया है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी यहाँ रख लिया जाएगा। माइग्रेशन प्रमाण पत्र, अगर आप किसी और बोर्ड से है और आपके पास माइग्रेशन प्रमाण पत्र है तो वो भी यहाँ लगेगा, वो रख लिया जाएगा यहाँ। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आवेदक को संस्थान द्वारा निम्नलिखित मूल दस्तावेज वापस किए जाएंगे। मान के आपने कुछ कागज जमा कर दिए कॉलेज को, तो कुछ रख लिए जाएंगे। कौन कौन से कागज रख लिए जाएंगे वो बता दिए, और कौन कौन से दस्तावेज लौटा दिए जाएंगे। तो 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र, आपका मार्कशीट ओरिजिनल अगर आपको कॉलेज ने लिया है जांचने के लिए तो वो लौटा देगा। परीक्षा का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, आपका जो परीक्षा पास करने का जो प्रमाण पत्र एक आएगा वो भी लौटा दिया जाएगा। और बिहार बोर्ड का मूल प्रमाण पत्र जो आपको मिलेगा 10वीं का, वो भी आपको लौटा दिया जाएगा। और आरक्षण से संबंधित जैसे जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको लौटा दिया जाएगा। जांच करके कॉलेज आपको ये कागज लौटा देगा और वो कागज आपका रख लिया जाएगा। अब आगे आते हैं, उच्च प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन कैसे कराएं। जैसे आपने प्राथमिकता दिया है कि ए में, बी सी डी ऐसे प्राथमिकता दिया, आप चाहते हैं कॉलेज ए में मेरा एडमिशन हो, तो कैसे कराएं। तो संस्थान में नामांकन के लिए अगर चयन सूची जारी हो जाती है, आवेदक नामांकन के लिए चुन लिया जाता है। चयनित आवेदक को संबंधित संस्थान में नामांकन कराना होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें संबंधित संस्थान से संपर्क करना चाहिए और नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर चयनित आवेदक नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा और वर्तमान सत्र में आगे जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें भी उनका नाम नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लेते हैं आपने ABCD 4 कॉलेज चुना है और आपको यहाँ C का चॉइस दिया गया, कहा गया यहाँ एडमिशन कराइए, और आपका मन है या तो A या तो B और उसमें आपका नाम ही नहीं है, तो आपको सलाह दिया जाता है कि आपको जो कॉलेज अभी दिया गया वहाँ आपको एडमिशन करा लीजिए। एडमिशन कराने के बाद आप वेट कीजिए सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का, उसमें अगर सीट कहीं खाली रहा इसमें तो आपको वहाँ चॉइस मिलेगा, स्लाइड अप के जरिए आप उसमें जाके एडमिशन करा लीजिए, पहला वाला नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। ये एक तरीका है। अगर आप नामांकन नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं, तो अगले मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी नहीं रहेगा, हटा दिया जाएगा। इसी का यहाँ पे बात किया जा रहा है। अतः चयनित आवेदक के लिए आवश्यक है कि जिस संस्थान में नामांकन के लिए उनका नाम आ चुका है वे उस संस्थान में नामांकन अवश्य करा ले। ऐसा होने पर द्वितीय एवं तृतीय मेरिट लिस्ट जारी होने पर वे उस संस्थान में भी नामांकन ले सकेंगे जिसके लिए उन्होंने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है, जिसको सबसे ऊपर रखा है, उस कॉलेज में भी नामांकन ले पाएंगे। अगर कोई आवेदक निचली प्राथमिकता वाले विकल्प के लिए चुना जाता है, जैसे आप चुन लिए गए कॉलेज बी के लिए, आपका मन है कॉलेज ए में एडमिशन कराना, तो उसे उस संस्थान में नामांकन अवश्य करा लेना चाहिए। अगर आपका नाम बी में आ गया तो आप यहाँ एडमिशन करा लीजिए, ताकि उसके मामले को चयन प्रक्रिया के दौरान स्लाइड अप का उपयोग किया जा सके और उस पर विचार किया जा सके। जैसे आपने दिया 10 को कॉलेज का नाम दिया, उसमें से बी वाले में आपका एडमिशन का नाम आया तो आपको तुरंत जाकर वहाँ एडमिशन करा लेना है।
कराने के बाद क्या होगा कि आपका नाम OFSS पोर्टल पर अभी भी जिंदा रहेगा। अगली बार जब मेरिट लिस्ट आएगा तो आप उसमें स्लाइड अप प्रक्रिया के दौरान, ये आपको साइबर वाला बहुत अच्छे से समझा देगा, स्लाइड अप प्रक्रिया के द्वारा आप चाहे तो आप इस कॉलेज से इस कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन इधर का नामांकन अपने आप खत्म हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और यहाँ आप एडमिशन करा सकते हैं। यदि सीट बच गया सेकेंड मेरिट लिस्ट में तो आपका नाम वहाँ आ सकता है। बार बार यही चीज़ बताया जा रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से आपको क्या करना है, समझ लेना है।